कैसे हैं आप सब? चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर। और मैकेनिक्स। ठीक है, आज आप लोगों का फर्स्ट यूनिट आपका मैकेनिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया हो डिस्कस कर लीजिए। एक बार वापस पूरी यूनिट आप लोग आज देख लेना। अभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? वापस अभी हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप लोगों को ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता चला होगा कि मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है मैकेनिक्स, फिजिक्स के कौन से नियमों को, किन जो भी हमारे कौन सी डेरिवेशन है या कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम फिजिक्स की इस मैकेनिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपके फिजिक्स के तो तीनों साल 3-3 पेपर होते हैं, मतलब टोटल मिला के आपके 9 पेपर होते हैं। तो किस पेपर में क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एक तरीके से अगर आप अभी ज़्यादा नहीं तो भी अगर आप मैकेनिक्स को डिफाइन करना भी अगर समझ गए हो कि कोई आपसे ये पूछ ले कि अच्छा मैकेनिक्स में आपने क्या पढ़ा या मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं ये बताओ, तो एटलीस्ट आप इतना एबल तो हुए कि आप ये तो बता सकते हो उनको, ठीक है ना? तो इतना भी सफिशियंट है। अगर आप फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा नहीं इतना भी समझ गए तो भी सफिशियंट है। बाकी अभी आप लोग के फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, आप लोगों ने खुद ने देखा होगा। ज़्यादातर चीज़ें कौन सी थी जो हमने 11th-12th में भी पढ़ी हुई है फिजिक्स में, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, ठीक है ना? वही वाली चीज़ें थी, कुछ एक चीज़ें अलग थी वो हमने देखी थी, कोरियोलिस बल वगैरह था ये सब, ठीक है? टोटल मिला के आपके 3 चैप्टर्स मैंने बताए थे जो आपके फर्स्ट यूनिट में इंक्लूडेड थे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम से हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या जानना शुरू किया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं, ठीक है? जड़त्वीय अजड़त्वीय की बात की। फिर हमने देखा कि अगर एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र अगर गति कर रहा है, किसी भी v वेग के साथ में गति कर रहा है, तो उनके अंदर रूपांतरण समीकरण क्या होगी? जैसे हमने वेग का रूपांतरण पढ़ा, त्वरण का रूपांतरण पढ़ा, ठीक है? ये सारी चीजें। तो उसके लिए हमने एक नियम किसका पढ़ा? गैलीलियन का, गैलीलियन रूपांतरण हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने लॉरेंट्ज रूपांतरण भी पढ़ा, उन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमने देखे। उसके बाद हमने कॉरियोलिस बल पढ़ा। उस चैप्टर में जो सेकेंड चैप्टर था आपका कॉरियोलिस बल का, उसमें आप लोगों को लगा होगा कि इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी डेरिवेशन है, उसमें है डेरिवेशन, लेकिन उनको आप बार बार कॉपी में करके देखना, ठीक है ना? डेरिवेशन क्या होता है? अगर आप लाइन टू लाइन कॉपी में ऐसे पढ़ते रहोगे ना कि हाँ ये कर दिया, उसके बाद डिफरेंशियल कर दिया, उसके बाद ये, तो उस टाइम तो आपको लगेगा समझ में आ गया, लेकिन जब तक हम खुद कॉपी में करके नहीं देखते ना तब तक हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो पता नहीं चलता। और एग्जाम में ऐसा होता है डेरिवेशन में एक टर्म में अटक गए तो फिर आगे में पूरे में प्रॉब्लम आती जाती है ना, तो उनको करके देख लेना आप। और जो हमारा अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है वो तो हमारा सिंपल ही था मेरे ख्याल से। वो ज़्यादातर चीज़ें उसमें सारी की सारी चीज़ें मुझे तो वही लगी जो कि 11th-12th में हमारी आई हुई थी, है ना? जैसे हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये भी 11th-12th में था। कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, संरक्षी बल क्या है, संरक्षी बल का स्थिति ऊर्जा पर प्रभाव क्या है, ठीक है? ये सब समझ में आ गया। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हमने बड़ा अच्छा सा टॉपिक स्थिति ऊर्जा वक्र हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? स्थिति ऊर्जा का वक्र। कल आप लोगों को हो सकता है थोड़ा लगा होगा कि मैम फास्ट बोल रही हैं, आप कह भी रहे थे कि मैम थोड़ा सा स्लो पढ़ाने के लिए, स्लो ही रहेगा। कल मैंने आपको फास्ट इसलिए पढ़ाया था क्योंकि क्या है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था। मैं चाहती थी कि एक लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करें, नहीं तो आधा आधा मैं बताती ना तो फिर क्या होता है कि पहले दिन उतनी चीज़ें, फिर दूसरे दिन वापस से उतनी आधी चीज़ें, तो आधा लेक्चर हमारा उसी में चला जाता। इसीलिए कल थोड़ा फास्ट, लेकिन वैसे भी ऐसा होता है कभी कभी डेली स्लो पढ़ो एक दिन फास्ट पढ़ो तो समझने में से मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता था। खैर जो भी है, तो ये हो गया आप लोग का, है ना? तो स्थिति ऊर्जा वक्र कल हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, मोस्ट ऑफ चीज़ें हमने कर ली। आप लोगों ने ऐसा कुछ पूछा नहीं था तो मुझे लगा कि शायद तक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, है ना? और जहाँ तक है इसमें थ्योरी लिखवाने की बात, तो इसमें ऐसी कोई थ्योरी लिखवाने जैसी है नहीं। जैसा मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, कल भी कहा था, अगर आपको इसमें वो वक्र क्या है वो समझ में आ गया, वक्र में हम किस प्रकार कण का विस्थापन और उसके सापेक्ष बल कैसा लग रहा है, अगर हम उन चीज़ों को समझ गए तो थ्योरी में हमें बस वही बना बना करके लिखना है। थ्योरी बनाने में अभी हम लोग 10th बोर्ड करके आए, 12th बोर्ड करके आए, तो हम लोग को थ्योरी बनाने तो आ ही जाता है चीज़ों की, है ना? लिखने में तो अपन एक्सपर्ट हो ही जाते हैं
किस चीज़ को कितने मार्क्स के हिसाब से हमें कितना बड़ा लिखना है। फिर भी जो है मैं बाकी टॉपिक से आपको लिखवाऊंगी ही, लेकिन ये टॉपिक है इसका मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि आप फालतू इतना पूरा पेज भरोगे। बाकी हाँ, जो जो मैंने यहाँ लिखा था वो तो आपने उतार लिया था ना, नहीं भी उतारा हो तो कल का वीडियो एक बार वापस देख करके, और जो पॉइंट्स एटलीस्ट मैंने यहाँ लिखे थे कि आपके 3 उसमें कौन कौन से आपके स्थायी स्थायी साम्यावस्था है, चाहे अस्थायी साम्यावस्था बिंदु है, उदासीन साम्य के बिंदु हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना। उसके अलावा साम्यावस्था को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या हमने बोला था कि किसी भी पॉइंट किसी कण पर साम्यावस्था हम कब कह सकते हैं कि वो कण साम्यावस्था में, जब उस पर लगने वाला जो नेट बल है, कुल बल का मान कैसा हो, 0 होना चाहिए। और बल हमने किसके बराबर बताया था, स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर। इसका मतलब ये मान भी कैसा 0 होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि यू इसका मतलब कैसा होना चाहिए, उसके लिए नियत होना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद हमने अलग अलग स्थिति देखी थी। हमने ये देखा था कि वक्र में हमारे स्थायी साम्यावस्था के बिंदु कौन से हैं, अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु कौन से हैं। पहचानने का तरीका आप लोगों को आ गया, स्पर्श रेखा का मान समझ में आ गया कि कोई भी अगर वक्र है तो हम उस पर स्पर्श रेखा किस प्रकार से खींच सकते हैं। वो एक्स एक्स के पैरेलल में है तो उसका मतलब क्या है, अगर उसमें स्लोप होती, उसमें ढाल होती, अगर हमें प्रवणता दिखाई देती, तब तो हम इसको 0 कह ही नहीं सकते थे। स्पर्श रेखा इस प्रकार थी, इसीलिए हमने क्या कहा कि प्रवणता यहाँ 0 होनी चाहिए। और हमने वक्र देखा तो उसमें वाकई में हमें एक चीज़ देखी कि हाँ, यहाँ पर तो प्रवणता 0 है। ठीक है, सारी ही चीजें जो मैंने आप लोगों को कल कहा कि अगर कोई कण यहाँ पर स्थित है, उच्चिष्ट पर स्थित है, अगर मैं इसे राइट दिशा में अगर विस्थापित करूँ तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इस दिशा में किसके लिए, स्थायी साम्य बिंदु के लिए। स्थायी साम्यावस्था के बिंदु हमने यही वाले पढ़े थे। क्यों, क्योंकि उसमें बल क्या करता है, उसको हमने कल भी बताया था कि बल उसके अपोजिट दिशा में लग के क्या उसको रोकने का प्रयास करता है, कि कण इधर जा रहा है तो बल इधर लगता है, वो उसको पीछे की तरफ खींचने के लिए खुद इधर लगता है बल, कि उसको अपनी जगह पर रोकना चाहता है कि नहीं वापस अपनी जगह पर आ जा, ताकि क्या वो जो साम्यावस्था है उस कण की वो कैसी रह सके, स्थायी रह सके, साम्यावस्था बनी रह सके, है ना। और उसके लिए हमने चीज़ों को प्रूफ भी किया था मैथमेटिकली भी, तो आप लोगों को एटलीस्ट वैसे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ करने पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये तो क्या छोटी छोटी चीज़ें थी, तो हमने मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से प्रूफ कर दिया। इसमें कई बार कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाती है, और उन कैलकुलेशन से बचाने के लिए ही क्या किया, ये वक्र, इस वक्र की स्टडी की गई कि ताकि हम वक्र को देख करके ही एक नॉर्मली ऊपर ऊपर की चीज़ को बता सके कि हाँ पॉइंट साम्यावस्था में है या नहीं है तो कौन सा है, किस वक्र को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था, हमने इसमें से एक एक वक्र को कैसा, बिल्कुल मैंने आप लोगों को ये एरिया है तो इस पूरे एरिया को मैंने जूम करके बताया था कि देखो एक्चुअली में ये एरिया ये है, यहाँ पे कण यहाँ इधर स्थित है, अगर हम विस्थापन इधर करते तो क्या होगा, इधर करते तो क्या होगा, या फिर हमने अगर ये एरिया लिया तो इसको मैंने अलग से करके बताया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कण किस प्रकार से, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं बीएससी में आप लोग के इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक आया हुआ है आपका स्थितिज वक्र का, लेकिन हाँ थोड़ा भी आगे आप लोग चाहोगे या कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी करोगे तो यहाँ से आपके बहुत अच्छे से टॉपिक आते हैं। ऐसे ही आपको ग्राफ दिए हुए आते हैं जिसके लिए आपको ये मान निकालने होते हैं, साम्यावस्था में है नहीं है ये चीज़ें बतानी होती है, तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब हमारा ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम इसमें एक चीज़ और पढ़ना चाह रहे थे, तो उसके लिए देखो वापस हम इसको थोड़ा सा करते हैं। देखो कल हमने जो लास्ट में वक्र पढ़ा वो कुछ ऐसा आया था हमारे पास, यहाँ हमने क्या स्थिति ऊर्जा u ले ली, x का फलन मान लिया, और हमने यहाँ उसकी स्थिति x के सापेक्ष हमने वक्र बनाया था, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको क्या कहा था कि वक्र ऐसा बनाना, अगर आप एग्जाम में बनाते भी हो तो ऐसे एग्जाम्पल, क्योंकि पहले मैंने आपको कुछ इस प्रकार के वक्र से उदासीन स्थायी और स्थायी साम्यावस्था के बिंदु और अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु मैंने कुछ इस प्रकार के वक्र से बताए थे, और उदासीन साम्य बिंदु समझाने के लिए हमने वक्र कुछ इस प्रकार से भी लिया था, ठीक है ना, कि कुछ टाइम तक कैसा रहे, ये कांस्टेंट रहे। तो मैंने आपको कहा था कि आप एग्जाम में मतलब दो दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, एक टाइम डायग्राम ही बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि जिसमें आपके ये तीनों पॉइंट ही इंक्लूड होते हो, ठीक है। तो तीनों पॉइंट इंक्लूड करने के लिए हम लेते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, मान लिया कुछ भी रैंडम आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना, मतलब आपको
समझ में आना चाहिए कि स्थितियों का वक्र हालांकि आता ऐसा ही है, मतलब मोशन कंटिन्यूस नहीं होता, कांस्टेंट नहीं रहती स्थिति ऊर्जा, कैसे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स उस पे आते रहते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट उस पे कैसे बनते रहते हैं। ये हो गया। यहाँ हमने बताया कि मान लो कोई भी कण है, जैसे हमारे पास ये ए है, स्थिति हम बता रहे हैं, मान लो ये ए स्थिति हो गई, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये माना कि जो हमारी ए स्थिति है, माना हमने कोई कण हमारा इस निम्निष्ट पर, इस जगह पे हमारा कोई कण बैठा है। ठीक है, यहाँ हमने कोई कण मान लिया, तो ये कण की हमारी स्थिति कैसी है, ए है। अब एक्स अक्ष पर इसकी स्थिति हम क्या बताएंगे, पूरा तो एक्स अक्ष पर है, इस पे पर्टिकुलरली हमें पता है, जैसे एक्स का मान है 1 2 3 4, कुछ ना कुछ तो मान होगा। तो यहाँ ए का मान मैंने मान लिया कि ये एक्स नोट पर है। ए किस पर बना हुआ है, एक्स नोट पर बना हुआ है, और उसके सापेक्ष उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है, यू। यू एक्स का फलन है इसके सापेक्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमने क्या मान लिया कि किसका फलन है, वो यू एक्स का फलन है, और बिंदु ए जो है वो हमारा एक्स बराबर एक्स नोट पर स्थित है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस स्थिति ऊर्जा का हम टेलर प्रमेय, आप लोगों ने पढ़ी होगी, अब अगर टेलर प्रमेय आप लोग नहीं जानते हो तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि ये तो यार आता है, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लोग, तो टेलर प्रमेय और जहां तक है आप लोग को आता भी होगा। ठीक है ना, तो ये टेलर प्रमेय, तो हाँ, अगर उससे हमारी स्थिति ऊर्जा यू को अगर हम विस्तार करते हैं तो हमारे पास बल का क्या परिणाम आता है। अगर हम ये देखना चाहें कि स्थिति ऊर्जा यू का हम हर प्रकार से अगर हम विस्तार करते हैं तो हमारे पास बल का परिणाम क्या आता है, तो हमने सबसे पहले माना बिंदु ए बिंदु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माना बिंदु ए एक्स अक्ष पर एक्स बराबर एक्स नोट स्थिति पर उपस्थित है। जहां स्थिति ऊर्जा यू किसका फलन है, स्थिति एक्स का, जहां स्थिति ऊर्जा यू स्थिति एक्स का फलन है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, यू को यू बराबर यू एक्स है। ठीक है, हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, टेलर प्रमेय से यू का विस्तार करने पर हमने क्या किया, यू का इस एक्स पूरी एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर हम स्थिति ऊर्जा यू का विस्तार करें, किससे, टेलर प्रमेय से, तो हमारे पास मान क्या आएगा, तो यू बराबर, सबसे पहले हमने माना कि एक्स नॉट पॉइंट पर यू का मान कितना है, यू नॉट प्लस डेल्टा यू बटे डेल्टा एक्स, किस पर, एक्स बराबर एक्स नॉट पर, और इंटू में एक्स माइनस एक्स नॉट, यही टेलर प्रमेय से हम विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, इस पे एक्स बराबर एक्स नॉट पर, इंटू में एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस डेल क्यूब यू बटे डेल एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, प्लस इस तरीके से हम विस्तार इसका करते जाते हैं। ठीक है, टेलर प्रमेय से हमने किसका, स्थिति ऊर्जा यू का विस्तार कर दिया। अब हम इस ए बिंदु पर देखें, इस ए बिंदु पर जहां हमारा कण इस स्थिति में है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, यदि हम इसको
राइट की तरफ विस्थापित करें तो, या फिर मैं इसे लेफ्ट की तरफ विस्थापित करूं तो स्थिति ऊर्जा यू के मान में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब ए बिंदु के लिए मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बिंदु पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, डेल यू बटे डेल एक्स बराबर कैसा होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि हम परिवर्तन करते भी हैं दोनों तरफ तो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो डेल यू बटे डेल एक्स जीरो तथा डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर कितना आएगा, यदि हम बल का मान रखें तो एक धनात्मक राशि आएगी, मतलब कैसा, ग्रेटर देन जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में डेल यू बटे डेल एक्स का मान तो हमने, क्योंकि हम ए बिंदु के लिए विस्तार कर रहे हैं और ए बिंदु पर यू में परिवर्तन तो हमने बता दिया जीरो है। उसके बाद जैसे हमारी ये टर्म है या ये टर्म है, बड़ी बड़ी टर्म्स होती है जब हम डेरिवेशन करते हैं, तो उनको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट के बराबर आप मान लो। ये एक तरीका होता है किसी डेरिवेशन को छोटा करने का, इजी तरीके से करने का। क्यों? आप इसको एक्सपेंड करो, आप हर जगह डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर लिखो, टाइम वेस्ट होता है, प्रोसेस लेंदी भी बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं और जब पूरी डेरिवेशन करते हैं लास्ट में उस कांस्टेंट की जगह वापस ये मान डाल दो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या माना, हमने डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर को तो हमने किसके बराबर मान लिया, कोई कांस्टेंट के बराबर मान लिया, एंड डेल क्यू बटे डेल एक्स क्यूब इसको किसके बराबर मान लिया, कोई कांस्टेंट k1 के बराबर मान लिया। ठीक है, k और k1 क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। कर लिया, उतारना चाहो तो उतार लो। ठीक है, लिख लिया। अब हमने ये जो भी कांस्टेंट माने हैं या ये बराबर जीरो है ये बिंदु पर, ये सारे मान हमने ये जो विस्तार किया है इसको आप चाहो तो समीकरण एक मान लो, इसमें हम डाल देते हैं। टेलर प्रमेय से जो हमने विस्तार किया है स्थिति ऊर्जा का, यहाँ मान डाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये कल वाले टॉपिक से कोई अलग नहीं है, उसी में है आगे। मैं कल ही करवाती लेकिन लास्ट में वो लाइट चली गई और इस वजह से आपका वीडियो बीच में रुक गया। बाकी ये उसी टॉपिक में, ठीक है ना, तो अलग से टॉपिक डाल के मत लिखना, उसी में बस कल जितना किया था आगे करना। और ये डायग्राम भी आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं है, कल आपने बनाया था उसी में कर लेना। ठीक है, मैंने तो मिटा दिया इस वजह से वापस बनाया। आप बस ये चीज जो लिखी है ये लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। उपयुक्त मानों को समीकरण एक में रखने पर क्या मिल जाएगा हमें, u बराबर यू नॉट प्लस डेल यू बटे डेल एक्स का मान जीरो है तो ये पूरी टर्म हमारे पास कैसी होगी, जीरो। ठीक है, उसके बाद इसको हमने किसके बराबर, कांस्टेंट k के बराबर, तो k बटे फैक्टोरियल 2 और x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही इस कांस्टेंट को किसके बराबर माना, k1 बटे फैक्टोरियल 3 x माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब। ये समीकरण हमारे पास आ गई नहीं। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं अगर अब ये हमारा मूल बिंदु होता है जीरो, यहाँ पे हमने मान लिया मूल बिंदु। ठीक है, तो अगर ये ए पॉइंट है, अगर इस ए पॉइंट को मैं मूल बिंदु पर ही स्थापित कर दूं, इसका अगर मैं विस्थापन, अगर मैं लेफ्ट साइड में विस्थापन करूं और इस ए बिंदु को मैं मूल बिंदु तक विस्थापित कर दूं, तो मूल बिंदु पर ये जो स्थिति ऊर्जा यू नॉट क्या है, मूल बिंदु पर स्थिति ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर स्थिति ऊर्जा का मान भी तो जीरो है। क्या? अगर मैंने इस कण का
बाईं तरफ विस्थापन किया, मतलब मूल बिंदु की तरफ अगर मैं नेगेटिव एक्स दिशा में विस्थापन कर रही हूँ और ए को विस्थापन में कहाँ तक कर दूं, मूल बिंदु पर ले आओ, तो इस मूल बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी तो जीरो ही होगा। मूल बिंदु पर तो दोनों का मान कितना, जीरो जीरो होता है। तो मूल बिंदु पर यहाँ पे एक्स का मान मैंने जीरो किया तो स्थितिज ऊर्जा यू का मान भी जीरो होगा। ठीक है, तो बिंदु ए को मूल बिंदु पर विस्थापित कर दें यदि बिंदु ए को मूल बिंदु पर विस्थापित कर दें तब तो हमारे मूल बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा यू का मान भी जीरो हो जाएगा। मूल बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, यू नॉट, यू नॉट बराबर कैसे हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक बात हो गई। और दूसरा, इसकी जो उच्च घातें हैं, क्योंकि x माइनस एक्स नोट विस्थापन कैसा है, बहुत कम है, इसलिए उच्च घातों को नगण्य मानने पर उच्च घातों को नगण्य मानने पर। अच्छा, एक और चीज, जैसे यहाँ हमारे पास एक्स नोट विस्थापन यदि हम बहुत कम मानते हैं तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोट किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। यदि एक्स नोट विस्थापन कैसा है, नगण्य है, अगर आप एक्स नोट को लगभग जीरो के बराबर मान लो तो एक्स माइनस एक्स नोट एक्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, और जो उच्च घाते हैं क्यूब में या इसके आगे 4 की पावर में आएगा, उनको यदि हम नगण्य मान ले तो हमारे पास u बराबर क्या बच गया, ये तो हो गया जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, k बटे फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उच्च घात थी क्यूब, इसको हमने नगण्य मान ही लिया है। इसको मान लो समीकरण 2, u का मान हमारे पास ये आ गया। अब यदि हम इस समीकरण 2 का अवकलन कर दें क्या आएगा हमारे पास, du बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x 2kx। ठीक है, 2k किसके बराबर। अब अगर इसी को मैं क्या समाकलन कर दूं, इस समीकरण का समाकलन करने पर 2 से 2 तो कट गया नहीं, ये 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, समाकलन करने पर क्या मिल जाएगा, u बराबर के एक्स स्क्वायर, u बराबर क्या मिल गया हमें, के एक्स स्क्वायर। उतार लो इतना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया है, हम ये बस एक स्थिति देख रहे हैं। ठीक है, ये उस डेरिवेशन में कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं कि इस स्थितिज ऊर्जा में कोई भी हमने ए बिंदु के लिए हमने माना है कि इस स्थितिज ऊर्जा का अगर हम प्रसार करते हैं तो हमारे पास एफ का मान क्या आता है या फिर यू का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास क्या रहता है। तो हमने बस इसको टेलर सीरीज से हमने पूरी एक्सेस के अंदर इसका प्रसार करके देखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से हमें लास्ट में यू स्थितिज ऊर्जा का मान मिल गया हाफ के एक्स स्क्वायर। दूसरी चीज हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, माइनस डी यू बटे डी एक्स, और डी यू बटे डी एक्स का मान क्या हुआ है, के एक्स। इसका मतलब एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स। एफ बराबर कितना मिल गया, माइनस के एक्स। मतलब यू का हमने जो विस्तार
विस्तार किया x स्क्वायर डिश, तो इस पर लगने वाला बल हमारे पास कितना है, F बराबर माइनस के एक्स। या हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में कण पर लगने वाला बल उसमें किए गए विस्थापन के समानुपाती होगा। F समानुपाती x आ रहा है, x क्या है, विस्थापन। तो आप क्या कह सकते हो कि इस स्थिति में कण पर लगाया गया जो भी बल है वो कैसा है, कण पर कार्यशील बल विस्थापन के समानुपाती होता है। लिखना चाहो तो लिख लो। अर्थात विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास ये देखो स्थिति जो है, u का मान हमारे पास क्या आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं u किसके समानुपाती है, एक्स स्क्वायर के। जब कोई भी मान होता है किसी के स्क्वायर की, स्थिति के स्क्वायर के समानुपाती होता है, तो ग्राफ कैसा मिलता है हमें, परवलयाकार, पैराबोला का मिलता है। पैराबोला मतलब इसके लिए हमें u और x में अगर मैं ग्राफ खींचूं, ग्राफ आते होंगे आप लोगों को 11th-12th में पढ़ा होगा ये तो, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो इसमें ग्राफ कैसा होगा। अगर u प्रोपोर्शनल टू x है, जैसे f प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसमें आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा लीनियर, कि जैसे जैसे f का मान हमने यहाँ बोला ही ये है कि कार्यरत बल के विस्थापन के समानुपाती है। मतलब जैसे जैसे इसमें विस्थापन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस पर लगने वाला बल का मान भी कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। दोनों बिल्कुल बराबर रेशियो में बढ़ते जाएंगे, दोनों का रेशियो कैसा रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। वही अगर u हमारे पास कैसा है, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमें यहाँ पे ग्राफ कैसा मिलेगा, परवलयाकार, मतलब ऐसा पैराबोला मिलेगा हमें। मतलब u का मान क्या हुआ, एक वैल्यू तक हमारे पास u का मान कम हुआ है और उस निश्चित मान के पश्चात कैसे u का मान बढ़ना शुरू हो गया, इस प्रकार का। तो और हम यहाँ पे हमारे इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि a बिंदु पर हमारे पास वाकई में हमारे पास ग्राफ यही तो बना हुआ है, पैराबोला ही बना हुआ है। कल हमने जूम करके देखा था ना, क्या पैराबोला ही तो बना हुआ है ये। तो इसका मतलब देखो आपको एक ही डेरिवेशन से कितनी सारी चीजें पता चल रही है। अब आपको इस वक्र की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि हमने तो सिर्फ ये वक्र पढ़ा है, इसकी स्थितियां, लेकिन हम इस वक्र से इस कण पर बल कितना लग रहा है वो बता सकते हैं। इस बल की प्रकृति कैसी है कि विस्थापन के समानुपाती होता है, ये बता सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये बता सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का उसके जो भी विस्थापन के साथ में या उसके स्थिति के सापेक्ष वक्र कैसा बनेगा वो बता सकते हैं। कण की माध्य अवस्था क्या है या साम्य अवस्था क्या है ये बता सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हमारी सिर्फ एक टॉपिक से इंक्लूड हो जाती हैं। तो आपको इसका साथ के साथ इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया इस टॉपिक में आप लोगों को, आप बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आता। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया वो चीज़ भी तो बताया करो उसमें कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आया, या पूरा कुछ भी स्थिति ऊर्जा क्या है ये भी कुछ भी समझ में नहीं आया, या मैम वक्र क्या होता है ये भी। तो इसका मतलब तो क्या यही हुआ ना कि आप लोगों के कुछ बेसिक इसका मतलब है ही नहीं, कुछ भी समझ में, भाई एक पर्टिकुलर ये बोलो मैम आपने ये टेलर सीरीज से एक्सपेंड कैसे कर दिया समझ में नहीं आया, या फिर मैम हमें तो ये वाली थ्योरम पर्टिकुलरली समझ में नहीं आई, या ये पूरा डेरिवेशन, तब तो चलो होता है कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, या इस तरीके से नहीं, चलो किसी और तरीके से सोचा जाए कैसे बताया जाए। आप अगर सीधे ये बोल दो कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आया हमें, तो कुछ भी क्या समझ में नहीं आया तुम्हें, क्या स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन समझ में नहीं आई, या बल की डेफिनेशन समझ में नहीं आई, या संरक्षी बल समझ में नहीं आया, या इस वक्र को बनाया कैसे वो समझ में नहीं आया। तो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आपको अभी तक में कुछ भी आता ही नहीं है। यही मतलब हुआ ना कि आपको ना ग्राफ आता है, ना आपको किसी में हम विस्थापन कैसे देखते हैं वो आता है, ना आपको कण की स्थिति का पता है, ना स्थिति ऊर्जा का पता है। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करो। सिर्फ ये नहीं आता 2 महीने बाद एग्जाम है मुझे ब्लेम करने से नहीं होगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, उनको एक्चुअल में समझो, और उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो चीज देखो, प्रॉब्लम बताओ कि हाँ ये टॉपिक मैम समझ में नहीं आया, तो होता है कि एक्चुअल आप प्रॉब्लम बता रहे हो। ठीक है ना, उतार लो इतना। ठीक है, आपके इस आपकी फर्स्ट यूनिट के टॉपिक तो हो गए सारे कंप्लीट। अब मैं यहाँ आप लोगों को कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ। न्यूमेरिकल्स भी वो जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, कोई फालतू के न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगी मैं इस वजह से,
आपको फिर भी बिलीव नहीं हो, लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह आप लोग सॉल्व करते होंगे, उठा करके देख लेना, या किसी के पास कुछ पिछले साल के पेपर हो, किसी सीनियर से ले रखे हो, चाहे कैसे भी उठा के देखना, आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो आपको अभी से करने का तरीका आएगा कि एग्जाम में करना कैसे है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आई हुई है, ये क्वेश्चंस तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे कि हाँ स्थिति ऊर्जा वक्र क्या है वो समझाओ, संरक्षी बल समझाओ, चाहे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है, गुरुत्वीय विभव क्या है, ये सब, ठीक है। अब हम आगे क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह हम देख लेते हैं। आप लोग खुद भी करके देखना, मैं तो करवा ही रही हूँ, प्लस साथ के साथ खुद भी करते रहना, ठीक है ना, कि ताकि आपको पता चलेगा सॉल्व करने आ रहे हैं नहीं। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजी इजी से हैं, तो आप लोगों को आने चाहिए। अब तो बाकी मुझे पता है नहीं आप लोगों को कितना आता है, अभी नहीं आता है, आप लोगों ने पहले कभी न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर रखे हैं या फिर नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है, आरयू की आपके 2005 में आया हुआ है, 6 में आया हुआ है, 7 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है और 19 में आया हुआ है। 6 साल में आया हुआ है आपका, 5 में, 6 में, 7 में, फिर 11, 13 और 19, इतने साल आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है न्यूमेरिकल का, जो मैं लिखने जा रही हूँ। लिखो, यदि विद्युत विभव, यदि विद्युत विभव V बराबर, V का मान आपको क्या दे रखा है, 6x माइनस 8 x स्क्वायर y प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 13yz 13yz माइनस 4z वोल्ट। ये V लास्ट में वोल्ट है, ठीक है ना, V का मात्रक वोल्ट। ये आपको विद्युत विभव का मान दे रखा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए, बताओ आपको विद्युत विभव V का मान दे रखा है और पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो, मतलब आपसे पूछ क्या रखा है। देखो एक तो एग्जाम में भी आप कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहले तो आप लिखो कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें गिवन वैल्यू क्या है। उससे क्या होता है, कुछ नहीं, एग्जामिनर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमें विभव का मान दे रखा है V बराबर 6x माइनस 8x स्क्वायर y प्लस 7y स्क्वायर प्लस 13yz माइनस 4z वोल्ट। ये हमें V का मान दे रखा है। हमसे पूछे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E का मान हमसे पूछ रखा है। E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E होती है, जानते हो ना, तो हमसे E का मान पूछ रखा है। अब हमने पीछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किया, तो हमने क्या फॉर्मूला देखा, वेक्टर E बराबर माइनस डेल V के बराबर होता है। E का फॉर्मूला पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से भी पता होगा, अभी भी हमने पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, माइनस डेल्टा V के बराबर। तो बस हमें क्या करना है, इनका मान रख देना है यहाँ पे। देखो वेक्टर E बराबर क्या है, माइनस
डाइवर्जेंस को हम खोल के क्या लिख सकते हैं, डेल बटे डेल एक्स आई के प्लस डेल बटे डेल वाई जे के ठीक है। ये तो हमने डेल्टा का मान, बी का मान जो हमें दे रखा है पूरा ये मान हो गया। पूरा। अब बस आपको क्या करना है, मतलब अवकलन करना है आई कैप के सापेक्ष, या एक्स का एक्स के सापेक्ष, वाई का वाई के सापेक्ष और जेड का जेड के सापेक्ष। कर सकते हो इसको या मैं करके बताऊं? देखो ये करके बताती हूँ, आप लोग खुद भी वैसे सॉल्व करते रहो, साथ के साथ सॉल्व करके देखो आप लोग कर पा रहे हो या नहीं इसको। बस हमें क्या करना है, एक्स का एक्स के सापेक्ष करते हैं हम, तो डेल बटे डेल एक्स किसका, एक्स किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब एक तो हमें क्या मिल जाएगा 6 माइनस इसका करेंगे तो हम 16x इंटू में y, ये तो किसका मान आ जाएगा आई के प्लस y के सापेक्ष हम करें तो एक तो इसी का हम y के सापेक्ष क्या आ जाएगा -8x² प्लस इसका कर सकते हैं हम y के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा 14y प्लस यहाँ भी है हमारा y, ये कितना हो जाएगा 13z, ये y के सापेक्ष j के आ गया प्लस के z के सापेक्ष किसका कर सकते हैं, इन दोनों का, एक का तो कितना आ जाएगा 13y और -4 के और आगे हमारे पास ये माइनस है, हो गया बस सॉल्व। माइनस चाहो तो माइनस अंदर ऑपरेट कर लो आप, या फिर ऐसे भी रहने दो। ठीक है, चाहो तो माइनस को अंदर ऑपरेट कर लो, अदरवाइज ऐसे भी रहने दो, ऐसे भी हमारा इतना वोल्ट आंसर आ गया, वोल्ट पर मीटर। मात्रक का पूरा ध्यान रखना, यूनिट का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। देखो इजी सा क्वेश्चन है ना, लेकिन 6 बार आपके आया हुआ है एग्जाम में, तो आपके मैंने बोला ना कि न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं लेकिन बहुत ही इजी टाइप के आते हैं। आप 2-4 जितने मैं करवा रही हूँ इतने भी सॉल्व कर लो ना, तो भी एग्जाम में वो क्या करेंगे, फॉर्मूले तो यही वाले होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आपकी वैल्यू चेंज कर देंगे। आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए कि डाइवर्जेंस को हम इसके तीनों वेक्टर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, तीनों यूनिट एकांक सदिशों के रूप में, डेल बटे डेल एक्स आई के प्लस डेल बटे डेल वाई जे के प्लस डेल बटे डेल जेड के, और v का मान हमें जैसे दे रखा है एज इट इज, और इनको डॉट प्रोडक्ट को आपको सॉल्व करने आता है कि x का x के सापेक्ष कर लो, y का y के सापेक्ष, z का z के सापेक्ष कर लो, बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, कर लिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप में से हो सकता है कुछ बच्चे पहले से पढ़ रखा होगा, अच्छी होगी जिनकी पहले की बेसिक की, उनको ये चीज़ें आती भी होंगी, कुछ लेकिन ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं आती होंगी। तो ना तो जिनको आता है वो ऐसे कि मैम इतना स्लो मत करो या बोरिंग नहीं है ऐसे कुछ, और जिनको नहीं आता वो भी ऐसे नहीं, तो दोनों के लिए ज़रूरी है, जिनको आता है वो लोग भी वापस करके देख लो, अच्छा है आपकी प्रैक्टिस ही होगी इससे, ठीक है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी आपका आया हुआ है राजस्थान 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, RU 13 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि
एक आपको बल f का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2xz के कैप। ये बल का मान दे रखा है कि ये एक संरक्षी बल है। ये तो मेन क्वेश्चन है। उसके बाद में इसके अंदर एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन में पूछ रखे, तो हम वो भी करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इसके पार्ट्स लिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बल का मान दे रखा और हमें सिर्फ क्या करना है कि ये संरक्षी बल है। तो अब संरक्षी बल के लिए कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिससे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। हमने पढ़ी हुई है संरक्षी बल के लिए कंडीशन। हमने क्या पढ़ा था ना हमने कि संरक्षी बल का कर्ल कैसा होता है, शून्य होता है। ये एफ है, तो इसको संरक्षी बल सिद्ध करने के लिए हम क्या करें, अगर हम इसका कर्ल लेकर के देखें और अगर वो हमारे पास शून्य के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दिया गया बल हमारे पास कैसा है, संरक्षी बल है। ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि संरक्षी बल का कर्ल कैसा होता है, शून्य होता है। अतः कर्ल का मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल का मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट। डेल क्रॉस एफ बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग समझते हो ना, 11th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियां क्या होती है, ठीक है ना, वही सदिश और अदिश राशियां होती है ये। उसमें हम क्या करते हैं, उनके सापेक्ष हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या फिर हम उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वो चीज़ है। तो कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस मतलब दोनों का क्रॉस, और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आपने वो चीज़ें पढ़ी होगी ना, जैसे अगर मेरे पास ये भी डेल डॉट एफ होता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के केप, इनके मानों के इसके आई को इसके आई के साथ, इसके जे को इसके जे के साथ, इसके के को इसके के साथ गुणा करके तब देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास कर्ल है, कर्ल को कैसे सॉल्व करते हैं हम, डेल क्रॉस एफ बराबर, देखो यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, आई केप जे केप के केप। डेल का मान हमारे पास क्या होगा, आई केप के सापेक्ष डेल बटे डेल एक्स बटे डेल जेड। अब हमारे पास f का मान क्या दे रखा है, आई केप के सापेक्ष 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर और 2xz। बस इसको सॉल्व कर लो। आई कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल बटे डेल बाय 2xz माइनस डेल बटे डेल जेड एक्स स्क्वायर का, माइनस जे कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, जे कैप के सापेक्ष करो, डेल बटे डेल एक्स 2xz माइनस डेल बटे डेल जेड 2xy प्लस जेड स्क्वायर का, और प्लस के बराबर कितना आ जाएगा, के के सापेक्ष करें हम तो डेल बटे डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डेल बटे डेल बाय 2xy प्लस जेड स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, आई के वाई के सापेक्ष इसका 0 माइनस जेड के सापेक्ष इसका 0 माइनस जे के लिए हमारे पास क्या आ गया, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो
माइनस यहाँ z के रेस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा, जबकि z स्क्वायर का 2z प्लस के के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2x और माइनस 2x। ये तो 0 आ ही रहा है, 0 आई के माइनस 2z माइनस 2z 0 जे के और प्लस 2x माइनस 2x 0 के कैप। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेल क्रॉस एफ कितना आ रहा है 0, अर्थात यह एक ऐसी राशि है, यह बल संरक्षी बल है। हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, नोट कर लो। अब इसी क्वेश्चन में मैंने बताया इसमें 2 पार्ट और पूछे हुए हैं। इसी में नीचे पहला तो ए पार्ट लिखो, इसी क्वेश्चन में एफ के इसी मान के लिए आपसे ए पार्ट इसमें पूछ रखा है कि बल का विस्थापन ऊर्जा फलन, बल का विस्थापन ऊर्जा फलन बताना है आपको। पता क्या होगा, बल का विस्थापन ऊर्जा फलन से मतलब क्या है, हमसे ये स्थितिज ऊर्जा फलन यू पूछना चाहता है, यू पूछ रखा है इसने हमसे, और हमें एफ का मान दे रखा है, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें क्या पता है, एफ बराबर माइनस डाइवर्जेंस यू के बराबर होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल बटे डेल आर यू के बराबर। तो यहाँ से हमें यू बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस एफ डॉट डी आर के बराबर मिल जाएगा। हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू का यू माइनस एफ डी आर, एफ का मान पता है, दोनों मान रख दो, यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2xy z स्क्वायर आई के एफ का मान डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई के डी जेड के के। अब बस आई कैप डॉट आई कैप कर लो। अब यहाँ के साथ डॉट प्रोडक्ट है ही, अभी मैंने बताया था, आई कैप डॉट आई कैप कर लो, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप कर लो। क्या आएगा हमारे पास 2xy प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस, इसको हम और खोल लेते हैं। इसमें मैंने खोल दिया। अब आप इन दोनों टर्म को देखो, हम
क्या कर रखा है, एक बार तो 2x/y dx के रेस्पेक्ट में और x² dy, इन दोनों का आप कंबाइंड क्या लिख सकते हो, मतलब हमने एक बार x का डिफरेंशियल कर रखा है और एक बार हमने किसका y का डिफरेंशियल कर रखा है। इसका मतलब ये दोनों जरूर कोई एक टर्म रहे होंगे मल्टीप्लाई में, जिनका हमने a डॉट b से जैसे हम डिफरेंशियल करते हैं पहले का और फिर दूसरा कांस्टेंट, दूसरे का और फिर पहला कांस्टेंट, हमने उस तरीके से कर रखा होगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये d x² y का रहा होगा। इसका आप डिफरेंशियल करो तो आपको क्या मिलेगा, पहले x का करो तो 2x इंटू dx और y एज इट इज, ये टर्म मिल गई। x² ऐसे ही रख करके y का करो तो x² dy मिल गया। ठीक है, प्लस इसी तरीके से इन दोनों टर्म को हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या रहा होगा, ये x इंटू में z², ठीक है, d ऑफ x इंटू z²। अब अगर हमने पहले x को एज इट इज रख के z² का किया होगा तो हमारे पास 2z इंटू dz आ गया और प्लस z² एज इट इज रख के x का करो तो z² dx मिल जाएगा। लिख सकते हैं इस प्रकार से, उतार लो पहले इतना। पूरा कर देती हूँ, माइनस आगे है। ठीक है, यहाँ दोनों में से हमने d कॉमन ले लिया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² y प्लस x z²। d और इंटीग्रल कट गए दोनों, हमारे पास क्या बच गया मान, माइनस x² y प्लस x z²। ये हमारे पास किसका आ गया, स्थितिज ऊर्जा फलन या बल का विस्थापन ऊर्जा फलन, u का मान आ गया। कर लिया। इसी का एक और पार्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमसे क्या पूछता है, इसी का बी पार्ट लिखना। किसी कण को बिंदु कौन से दो पॉइंट 0 1 2 से ठीक है, कि कोई कण है उसको हम इसी बल के अंतर्गत इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु समझ में आ गया आपको, क्या दे रखा है, x y z के निर्देशांक दे रखे हैं कि x1 y1 z1 का मान ये हो और x2 y2 z2 का मान ये हो। यहाँ तक हम लेकर के आए तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा, तो हमने पढ़ा था किया गया कार्य भी किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होता है। मतलब कि कार्य W बराबर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ए से कोई बी बिंदु तक हम ला रहे हैं तो वेक्टर एफ डॉट डी आर के बराबर ही हो जाएगा, जो हमारे पास किसका स्थितिज ऊर्जा यू का मान भी यही आया था, वेक्टर एफ डॉट डी आर इसी के बराबर में हो जाएगा हमारे पास ये मान भी। ठीक है, तो इसको हम क्या, इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, एफ और डी आर इन दोनों का मान लिख लो, या फिर एफ का मान लिखो। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं इसको,
और डी आर का मतलब डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के 3z के बराबर। अब अभी हमने यही चीज सॉल्व की थी पीछे भी, तो ये सॉल्व करने से हमारे पास मान क्या आया था, इस पूरे को सॉल्व करने पर मान ये आया था, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ से कि हमारे पास इसका मान क्या आया, माइनस में डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर के बराबर मान आया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ अवकलन कहाँ से करना है हमें, ए से बी तक। सीधे लिख दिया मैंने पीछे वाले से, क्योंकि इसी के ए पार्ट में ही तो आया था हमारे पास वो मान, बिल्कुल सेम था। स्थिति ऊर्जा और किया गया कार्य दोनों बराबर ही होते हैं, तो हमने वही का वही मान यहाँ पे लिख दिया। तो इस अवकलन का मान कितना हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी अवकलन का नहीं समाकलन का, प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, ये डी से इंटीग्रल कैंसिल। लिमिट हमने कहाँ से लगा दी, ए से बी तक। बी पॉइंट हमें क्या दे रखा है 5, 2, 7 और ए पॉइंट दे रखा है 0, 1, 2। आपको सॉल्व करने आता ही होगा आगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किया गया कार्य। अपर लिमिट हमें क्या दे रखी है, देखो x का मान दे रखा है हमें 5 का इसका मतलब 25 इंटू में y का मान दे रखा है 2 प्लस x का मान यहाँ हमें क्या दे रखा है 0 इंटू में z स्क्वायर, मतलब ये हो ही गया z स्क्वायर मतलब 4, ये मान हो गया माइनस, हाँ अपर लिमिट रखेंगे ना पहले, तो x का मान 5 इंटू में z स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस में लोअर लिमिट रखो, x का मान 0 की वजह से ये पूरा मान हो गया 0 प्लस यहाँ पे भी x का मान 0 की वजह से ये हो गया 0। इसको सॉल्व कर लो, कितना मान आता है आपके पास, ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बिंदु 1 से लेके बिंदु 2 में, क्या आपके पास हो गया 50 प्लस 49 इंटू 5, ये वैल्यू आपके पास लगभग आएगी 245। अच्छा किया गया कार्य टोटल कितना आ गया 295 मात्रक। तो ये हमने निकाल दिया इस अवस्था में किया गया कार्य। समझ में आ गया, मतलब पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन से मतलब नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका देखो, हम क्या वही छोटे छोटे फॉर्मूले यूज में ले रहे हैं, या हमसे या तो बल दे के पूछ रहा है कि संरक्षित बल है या नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे, आप उसका कर्ल लेकर के देख लो, वो हमने करके बता दिया, या फिर एफ का मान दे करके आपसे स्थिति ऊर्जा यू का मान पूछ ले तो इंटीग्रेशन कर देना एफ और डी आर। अगर उसी में कार्य पूछ ले तो सेम वैल्यू रहेगी, बस वहां तो हमने यहाँ तक निकाल के छोड़ दिया, यहाँ हमें 2 बिंदु और दे दिए, तो एक तरह से हमें बस बिंदु डाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके बताना है। ठीक है, ये कार्य हो गया हमारे पास, इस तरीके से पूछेगा। या फिर पहले हमने क्या किया, विद्युत में V का मान दे दिया और हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली, तो E का मान हमसे पूछा था वो हमने बता दिया, इस प्रकार से। क्वेश्चन आपके इजी ही आते हैं, सब क्वेश्चंस तो बाद में आते हैं, कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी करोगे ना आप, अगर कोई करना चाहता हो तब आते हैं इन्हीं टॉपिक से थोड़े लेंदी, ऐसा नहीं है इनसे हार्ड क्वेश्चन ही बनते, बहुत हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके बीएससी लेवल में नहीं आते उतने हार्ड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2017 में आया हुआ है आपके आर्यू में, 17 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही आया हुआ है आपके। ठीक है, सिद्ध कीजिए, सेम अभी हमने जैसे पीछे किया वैसा ही है ये, सिद्ध कीजिए कि बल वेक्टर एफ बराबर क्या मान दे रखा है आपको, वाई जेड आई के प्लस एक्स वाई के एक संरक्षी बल है। तो मेरे करने से पहले तो आप लोग खुद शुरू हो जाओ, करो। अभी हमने जैसे पीछे किया बिल्कुल सेम है, हमें बल का मान दे के पूछ रखा है कि आप सिद्ध
करो ये सनक्शिबल है या नहीं है। कैसे करोगे आप? हमें पता है सनक्शिबल के कर्ल का मान कितना शून्य होता है, तो बस इसका कर्ल ले लो। हमें बस क्या प्रूफ करना है कि डेल क्रॉस वेक्टर एफ बराबर 0 होता है। करते रहो आप लोग खुद की कॉपी में। एफ का मान आई के जिससे बिल्कुल नहीं हो लास्ट में वो देख लेना यहाँ पे। जीरो हमने प्रूफ कर दिया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि हाँ दिया गया बल कैसा है, सडक्शिबल है। जिनसे नहीं हो पाया हो यहाँ से देख के उतार लो और कहाँ गलती हुई है वो भी देखो। कर लिया? इजी था ना, करना आ गया होगा। जिनको आता होगा पहले से बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता होगा वो भी कोई बात नहीं, टेंशन में मत रहो, सीख लो। तो आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो सब में जो हमने फॉर्मूले पढ़े लास्ट में, जो भी हमारे पास मेन फॉर्मूला निकल कर के आया है वो सारे या तो एक यूनिट खत्म होने के बाद में, या तो आज आप लोग ये काम करना, जो भी मेन फॉर्मूले थे लास्ट पेज पर, ये यूनिट जहाँ खत्म हुई वहाँ लास्ट पेज पे सारे फॉर्मूले देख लेना, तो ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज करो तो आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये आपके 2014 में आया हुआ है, आरयू 14 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड पर लगने वाले बल के एक्स वाई जेड घटक ज्ञात कीजिए जबकि पिंड ये आपको पिंड की स्थिति दे रखी है, ठीक है। उसके साथ आपको स्थिति ऊर्जा दे रखा है, यू बराबर क्या दे रखा है आपको 40 + 6x² माइनस 7xy
तो जूल में है और एक्स वाई जेड कैसे मीटर में है। जहाँ लिख लो यू कैसा स्थिति ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, तो जहाँ यू जूल में है तथा एक्स वाई जेड मीटर में है, मात्रक है ये इनके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब बताओ इसमें सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, यू का मान हमें दे रखा है, पिंड की स्थिति दे रखी है, और हमसे क्या पूछ लिया इसने कि लगने वाले बल के एक्स वाई और जेड घटक ज्ञात करो। मतलब कि हमसे क्या पूछ रखा है, जैसे एफ एक्स आई केप, एफ वाई जे केप, एफ जेड के केप हम लिखते हैं ना, तो हमसे यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड इनका मान हमसे पूछ रखा है। ठीक, समझ में आ गया। तो अब देखो हम यहाँ यू दे रखा है और एफ पूछा, तो हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ यू, ठीक है। एफ बराबर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ यू हम जानते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एफ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमसे पूछ ही क्या रखे, एक्स वाई जेड घटक, मतलब एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड का मान ही आपसे पूछ रखा है। ये लिख दिया बराबर में माइनस ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आई केप वाई केप जे केप और के केप इनका हम तुलना कर देंगे, दोनों तरफ मान बराबर है, ठीक है। तो दोनों तरफ तुलना करने पर आप आई केप को आई केप से कंपेयर करो, तो आपके पास एफ एक्स का मान, इसका मतलब क्या आया, माइनस डेल यू बटे डेल एक्स के बराबर, एफ वाई बराबर क्या आया, माइनस डेल यू बटे डेल वाई के बराबर, और एफ जेड बराबर माइनस डेल यू बटे डेल जेड के बराबर आ गया, ठीक है। यू का मान हमें पता ही है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो एफ एक्स का मान, वाई के रेस्पेक्ट में करो तो एफ वाई का मान, और जेड के रेस्पेक्ट में कर दोगे तो एफ जेड का मान आ जाएगा। फटाफट करो। एक करके बता दूं आपको, बाकी दोनों आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। माइनस देखो, जिनको नहीं आ रहा हो देख लो, यू का मान हमें क्या दे रखा है, 40 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 32z। ये मैं ओनली एफ एक्स वाले को ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है ना। एफ वाई एफ जेड आप खुद करना। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या मान आया मेरे पास, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका तो होगा नहीं, कांस्टेंट ये कट गया, ये कितना आया 12x माइनस इसमें कितना आ गया 7y, प्लस ये दोनों भी कांस्टेंट y और z का भी नहीं होगा, हमारे पास मान लीजिए इतना, मतलब माइनस 12x और प्लस का 7y, ये मान आ गया। अब हमें कण की स्थिति दे रखी है -2 0 और 5, तो यहाँ से हम x और y का मान यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -12, x कितना दे रखा है -2 प्लस y तो 0 दे रखा है, मतलब हमारे पास कितना आ गया 24। किसका मान आ गया हमारे पास, एफ एक्स का मान आ गया हमारे पास प्लस का 24, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स का मान। इसी तरीके से आप एफ वाई के रेस्पेक्ट में कर लो और एफ जेड के रेस्पेक्ट में कर लो, तो आपके पास वो मान भी आ जाएंगे। कर लोगे ना, या मैं करके बताऊँ, कर देती हूँ फटाफट, किसी को दिक्कत होगी फिर आप बोलोगे। एफ वाई बराबर देखो, यू के रेस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में यू का मान 40 इनका होगा नहीं, इसका कितना हो जाएगा -7x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में इनका कितना हो जाएगा 16y, मान रख देना यहाँ पे -7, x का मान -2
प्लस वाई का मान तो हमें 0 दे ही रखा है, मतलब कितना आ गया 14 न्यूटन। ठीक है, आपके पास किसका आ गया एफ वाई का मान। ऐसे ही एफ जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में किसका होगा, ओनली इसी का होगा जेड के रेस्पेक्ट में, तो 32। तो जेड के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास मान ही कितना आ जाएगा 32 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बल नेगेटिव आने का मतलब डरना मत कि नेगेटिव कैसे आ गया, नेगेटिव मतलब सिर्फ उसकी किसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, किसकी दिशा किसके अपोजिट दिशा में होगी, इसका मतलब बल की दिशा। ठीक है, कण की स्थिति अगर हम जिस दिशा में स्थापन करेंगे बल इसका मतलब उसके अपोजिट दिशा में, जबकि इन दोनों में पॉजिटिव मान आ रहा है, इसका मतलब बल कैसा है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि बल का मान कैसा पॉजिटिव दिशा में है, धनात्मक दिशा में। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक क्वेश्चंस हो गए और आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई कंप्लीट। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड यूनिट, जिसमें हम कुछ अलग अलग टॉपिक हैं आपके, द्रव्यमान केंद्र वगैरह हैं, जो भी हैं वो सभी मैं कल थोड़ा पहले बता दूंगी। वो हो गया, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, इसके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसमें 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, करके देख लेना। और आज कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं है कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता देना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दिए, ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, आपसे नहीं हो रहे, करके देख लेना एक बार, नहीं है तो बता देना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे सेकेंड यूनिट